हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी जो आज तक आईआईटी, नीट, 11, 12, सीबीएसई, आरबीएसई या ग्रेजुएशन लेवल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट फर्स्ट का, उसको चेकआउट कर सकते हैं। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, लेकिन ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से मीन 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 से तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये जो आपके फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो 2 + 2 + 2 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन, ये मीन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि उसको ऐसे ग्रुप से वो जुड़े, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ग्रुप जुड़े उससे जो उसको लगातार इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सके, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो सके। जैसे इसको जरूरत है वो चीज मिल जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन से? प्लस वाले, +R +I और H इफेक्ट, जितने ज्यादा ये इफेक्ट होंगे किसी में, उसकी स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ मीन इलेक्ट्रॉन निकालना, जो है वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। तो ये तो पहले से इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें से भी और इलेक्ट्रॉन अगर और निकाल लेंगे तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, मीन उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये फ्री रेडिकल है, ये आपका इससे बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे 3 अल्फा कार्बन है। ये तीनों अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फा H है। इसके अंदर ओनली अल्फा ये 3A और 3A, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें ओनली 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता वो है नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन है, मीन हाइपर कंजुगेशन होगा, मीन H इफेक्ट है, और H इफेक्ट और H इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाता है। इसमें भी H इफेक्ट है बट इससे कम है। देखो इसमें 9 अल्फा है, जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतना ज्यादा H इफेक्ट होगा, और इसमें भी H इफेक्ट है लेकिन वो इससे भी कम होगा। अब H के अलावा इसके अंदर एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट भी शो करते हैं। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट है, इसमें 2 ही एल्काइल का +I इफेक्ट है, इसमें 1 ही एल्काइल का +I इफेक्ट है, और इसमें कोई +I इफेक्ट नहीं है। प्लस वाले डोनेटिंग नेचर के होते हैं, मीन इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं, मीन स्टेबल कर रहे हैं उसको, तो स्टेबल। इसमें सबसे ज्यादा +I इफेक्ट इसमें है, सबसे ज्यादा H इफेक्ट इसमें है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति भी सबसे ज्यादा इसी को हो रही है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, अब इसकी जगह अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे आप लोग, प्लस 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 प्लस, तो ये कार्ब कैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन, ये भी 1 डिग्री है। इसके अंदर भी वही आपको इफेक्ट देखने हैं, H इफेक्ट, I इफेक्ट प्लस वाले हैं, इसलिए ये वाले H इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। I इफेक्ट प्लस वाला है, मीन ये भी दे रहा है, तो इसमें 3 +I, इसमें 2 +I, इसमें 1 +I, इसमें H इफेक्ट ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें मीन इसमें डोनेटिंग नेचर ज्यादा है। तो ये वाला कैटायन भी क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसको भी नीड है इलेक्ट्रॉन की। तो देने वाले इलेक्ट्रॉन है, मीन वो उसकी इलेक्ट्रॉन की नीड पूरी करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये मीन कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल की डिग्री ऑफ कार्बन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहता है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हैं, दोनों चाहते हैं हमारे को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो हमारे को उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेंगे उतने ही ज्यादा हम स्टेबल होंगे। अगर नेगेटिव वाला ग्रुप आप जोड़ दोगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्री रेडिकल कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ाते हैं। कोई भी, चाहे कार्ब कैटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्ब एनायन हो,
जिस इंटरमीडिएट के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मीन आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको एक ही सब्जेक्ट को 4 टीचर पढ़ाते हैं। अब आपके पास चॉइस रहेगी बेस्ट से बेस्ट कौन पढ़ा रहा है। मीन आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रहे हैं, मीन आप स्टेबल हो उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति। ये 3 फेनिल ग्रुप है, बेंजीन C6H6 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो बन जाएगा फेनिल, जिसको PH से डिनोट करते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, PH के होल ट्राइज करके कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल। ये कंपाउंड एक ही है, ठीक है। PH मींस फेनिल। कितने फेनिल है? 3 है तो ट्राई फेनिल, 2 है तो डाई फेनिल। और ये वाला आपको पता है, जब बेंजीन के बगल वाले सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम से कोई इंटरमीडिएट जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल, पॉजिटिव है तो कार्ब कैटायन, नेगेटिव है तो कार्ब एनायन, लेकिन इस पोजीशन को बेंजाइलिक। और जब इंटरमीडिएट के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इंटरमीडिएट वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? एलाइलिक फ्री रेडिकल। इन दोनों के अंदर भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। देखो रेजोनेंस, ये कार्बन है, ये इसका फ्री रेडिकल है। ये कार्बन 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, 3 फेनिल ग्रुप इस तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। ये 3 फेनिल ग्रुप हैं। एक फेनिल ग्रुप में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल को आगे वाले इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस फ्री रेडिकल की पूर्ति ये बगल वाले पाई इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 2 3, 3 तो ये और एक चौथी ये, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक बेंजीन रिंग के अंदर 3-3 स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे 3-3 स्ट्रक्चर बनेंगी। 1 फेनिल के अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो आपकी 3 फेनिल से 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक खुद ये बनी हुई है तो टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। इससे कितनी बनेगी? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इससे देखो एक फेनिल से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 1 2 3, और तो 2 से कितनी बनेगी? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक खुद है तो टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें देखो एक फेनिल से 3 और एक खुद की है ही, तो आपकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और विनाइल में केवल 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो यहाँ फिर फ्री रेडिकल आ गया। मीन इसके पास एक तो है और एक ये वाली हो जाएगी, टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनेगी। आपको बताया हुआ जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी इंटरमीडिएट, यहाँ चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, कोई भी इंटरमीडिएट हो, फिर जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें 10 है, इसमें 7 4 2, मीन सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये डाई वाला है, फिर ये बेंजाइलिक वाला है, फिर ये एलाइलिक वाला है। बहुत बार क्वेश्चन आता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल या बेंजाइलिक कार्बोकैटायन या फिर बेंजाइलिक एनायन आर मोर स्टेबल देन एलाइलिक फ्री रेडिकल, या फिर एलाइलिक कार्ब कैटायन यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो, या फिर एलाइलिक कार्ब एनायन यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो। ये लेस स्टेबल होते हैं एलाइलिक वाले बेंजाइलिक से। ऐसे ही पूछा जा सकता है ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड एलाइलिक ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेम यही ऑर्डर आप कैटायन के लिए, इसमें फ्री रेडिकल की जगह कैटायन दिखा दीजिए तो कैटायन का ऑर्डर रह जाएगा। सेम यही ऑर्डर यदि आप एनायन दिखा दोगे, एनायन लिख दोगे तो इस कार्बन पे एनायन होगा तो वो एनायन का ऑर्डर हो जाएगा। बहुत आसान है। कार्ब एनायन बन चुका है तो कार्ब एनायन का जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए ये आपका एलाइलिक पोजीशन है, फ्री रेडिकल के आगे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, एलाइलिक है। फ्री रेडिकल के जस्ट आगे ये आपका इथाइलिक का फ्री रेडिकल है और ये मिथाइल का फ्री रेडिकल है। जो 1 डिग्री है ये 1 डिग्री है, ये आपका एलाइलिक है। एलाइलिक वाले में अभी बताया था रेजोनेंस होता है और स्टेबिलिटी के लिए डोमिनेंट इस तरीके से आपको पहले ही फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी में रेजोनेंस मोर डोमिनेंट होता है H और I पे, और H डोमिनेंट होता है I पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पता है ये रेजोनेंस भी लग रहा है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट।
यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ केवल देखो इससे बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन कितने हैं अल्फा H, मीन इसमें H इफेक्ट है ओनली। इसके अलावा एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस I इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेटिंग ग्रुप हमेशा H इफेक्ट और डोनेटिंग ग्रुप हमेशा फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये रेजोनेंस से स्टेबल है, ये H और आपके H इफेक्ट से और I इफेक्ट से, कौन से प्लस I वाले डोनेटिंग नेचर के होते हैं, प्लस I इफेक्ट से स्टेबल है। ये भी स्टेबल है, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। अब हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मीन इसमें H इफेक्ट भी नहीं है, I इफेक्ट कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट ये वाला स्टेबल किससे हो रहा है, रेजोनेंस से। ये वाला किससे हो रहा है, H और I से। बताओ H और I पर डोमिनेट कौन होता है, रेजोनेंस, मीन रेजोनेंस वाला इससे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये इससे कम, और ये वाला तो अनस्टेबल है ही। ठीक है, सेम यही ऑर्डर अगर कार्ब कैटायन के लिए निकालेंगे तो यहाँ कैटायन बना दीजिए। एनाइन के लिए यदि आप ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है एनाइन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से तो एनाइन स्टेबल होता है, बट प्लस आई से एनाइन स्टेबल नहीं होता है। H और I से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा मीन स्टेबल होगा। अब सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल हो जाएगा, कारण इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस I से इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है और H इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है। कैटायन और फ्री रेडिकल के तो इलेक्ट्रोफाइल थे, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, ये चाहता है न्यूक्लियस से अटैचमेंट, मीन पॉजिटिव से अटैच, जबकि इससे जुड़े हुए हैं नेगेटिव देने वाले। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, जिससे ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये CH3 नेगेटिव और फिर आपका ये ऑर्डर है। एनाइन की स्टेबिलिटी डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं, बट कैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एनाइन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ही नहीं है, डोनेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, जिससे ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बन रहे हैं, मीन ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें ये अल्फा कार्बन, इससे बगल वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा H जितना ज्यादा होगा H इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और फ्री रेडिकल और आपके कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी H इफेक्ट हमेशा बढ़ाते हैं, जिसमें जितना ज्यादा H इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी। इसके अलावा एल्काइल ग्रुप प्लस I के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये तो चाहता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले जुड़ेंगे तो मेरे को आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। अब इसके पास देखो प्लस H इफेक्ट भी है और प्लस I इफेक्ट भी है, इसके पास प्लस I इफेक्ट भी है प्लस H इफेक्ट भी है, बट इसके पास I इफेक्ट एल्काइल ग्रुप 2 है, तो 2 प्लस I इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इससे एक ही प्लस I। इसमें H इफेक्ट भी ज्यादा है, इसमें कम है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि इसमें H इफेक्ट से भी मिल रहा है, I इफेक्ट से भी मिल रहा है, जो उससे ज्यादा है। H इफेक्ट भी ज्यादा है, I इफेक्ट भी ज्यादा है, इसलिए तुरंत इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा, मतलब जिसकी जरूरत है वो उसको मिल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मीन फ्री रेडिकल के अंदर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा, तो वो देखेंगे जिसमें रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस H और I पे डोमिनेट होता है, मीन जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें आपको पता है 3 फेनिल मीन्स बेंजीन C6H5, ये 3 C6H5 है, एक के अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से देखी थी आपने, एक बेंजीन एक फेनिल ग्रुप में, ये आपके इस फ्री रेडिकल से एक जुड़ा हुआ है, ऐसे दूसरी ऐसे तीसरी जुड़ी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे फिर फ्री रेडिकल बन गया तो ये बगल वाला पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ फिर फ्री रेडिकल बन गया तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे 3 स्ट्रक्चर बन गई, एक चौथी ये बनी हुई है, और 2 और फेनिल ग्रुप हैं, उनसे भी 3 स्ट्रक्चर मिलेंगी, टोटल 3 + 3 + 3 + 3 9, प्लस ये एक स्ट्रक्चर ये पूरी कंपाउंड की है, तो टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। एक फेनिल ग्रुप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। अब 2 फेनिल ग्रुप कितने देंगे, 2 देंगे, टोटल एक 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 तो 6 और एक ये खुद की बनी हुई है
7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपका फेनिल एक ही है तो 3 + 1 ये है, तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। एलाइलिक ग्रुप में दो ही, एक तो ये बनी हुई है, एक ये यहाँ पे आते हैं, इस पर फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही देगा। और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन कंडीशन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी बनती है जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर इंटरमीडिएट हो, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तभी रेजोनेंस संभव है, पॉसिबल है। बट यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। रेजोनेंस के बाद में H और I। अब इसमें देखो अल्फा H है, एक कार्बन पे 3 अल्फा, तो 3 कार्बन पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ एक पे 3 है तो 2 पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें एक कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 से 3 × 3 9 अल्फा H है। यहाँ पे 1 से 3, 2 से 3 × 2 6 अल्फा H। एक ही कार्बन है अल्फा कार्बन, उससे हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं तो 3 अल्फा H, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा उस पर H इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा इसके पास 3 एक अल्काइल ग्रुप प्लस आई, तो 3 अल्काइल ग्रुप का 3 प्लस आई, इसमें 2 प्लस आई, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है तो उसका एक ही प्लस आई इफेक्ट होगा। मीन सारे के सारे देने वाले नेचर हैं, इसमें सबसे ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, इसमें तो कोई है ही नहीं तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। मेन इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर एज इट इज कार्बोकैटायन की रहेगी, लेकिन कार्बोकैटायन के अंदर एक थोड़ा सा आपको हल्का सा चेंज करना है। इसके अंदर जो ये 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, अगर इसमें डॉट की जगह आप फ्री रेडिकल की जगह प्लस चार्ज लगा देंगे तो ये कैटायन कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिसको कार्बेनियम आयन भी बोलते हैं। ये कार्बोकैटायन में ये 3 डिग्री वाला एलाइलिक और बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है, इतना सा आप ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 3 डिग्री वाला क्यों? क्योंकि एक तो H इफेक्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा H इफेक्ट, I इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वाला इन पर डोमिनेट होता है केवल कार्बोकैटायन में। किससे? एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल, बाकी ऑर्डर सेम एज इट इज होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल कार्बोकैटायन या डाइफिनाइल फ्री रेडिकल, एक ही बात है। अगर फ्री रेडिकल होता तो क्या? ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही पूछ ले कि ये वाला इन डाई और बेंजाइलिक से ज्यादा होता है, मोर रेजोनेटिंग, ये वाला एलाइलिक से ज्यादा होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये वाला 3 डिग्री से ज्यादा है, कारण 3 डिग्री फ्री रेडिकल से, कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। इसके अंदर ये वाला इससे ज्यादा है, H इफेक्ट ज्यादा है, I इफेक्ट ज्यादा, ये इससे ज्यादा है, मेन इसमें H इफेक्ट भी है, इसके अंदर I इफेक्ट भी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो ऑर्डर कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की सीक्वेंस सेम है, केवल ये 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन की सीक्वेंस में यहाँ लाना है। इसके अलावा 3 जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोकैटायन के अंदर एक साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन भी इस ट्राइफेनिल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पूछा नहीं जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल मीन 3 कार्बन साइक्लिक रिंग और उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये इस ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है, इससे भी ज्यादा स्टेबल है। कारण ये है कि ये वाला है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल मींस पॉजिटिव से अट्रैक्ट करके रखेगा, तो ये पॉजिटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये जो साइक्लिक रिंग है इसका रीजन है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ साइक्लिक, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका रीजन है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियो मीन पॉजिटिव, फिलिसिटी मीन लविंग अटैचमेंट, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कैटायन। सेकंड है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कभी ये इसके ऊपर, कभी ये इसके ऊपर, कभी ये इसके ऊपर रेजोनेंस हो करेगा, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांस करता हुआ, कभी इस पे डांस, कभी इस पे, कभी इस पे, इस तरह का डांसिंग रेजोनेंस जो केवल इसी में होता है। डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है।
यहाँ पे मोमेंट किया, फिर यहाँ पे मोमेंट किया, फिर यहाँ पे मोमेंट किया। इस तरीके से इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। अगर डाई साइक्लोप्रोपिल जोड़ दे तो ये कार्बन है, इससे एक H ये पॉजिटिव, इससे ये साइक्लोप्रोपिल की अगर 2 रिंग जोड़ देंगे तो डाई साइक्लोप्रोपिल कार्ब कैटायन हो जाएगा। इसमें डांसिंग रेजोनेंस 3 तो यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा मीन, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ गई रिंग की, इसलिए ये इससे भी ज्यादा। ऐसे एक हाइड्रोजन और हटा के अगर आपने ट्राई साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दिया कार्ब कैटायन से तो ये डाई वाले से भी ज्यादा सबसे मोस्ट स्टेबल होता है कार्ब कैटायन के अंदर, ट्राई साइक्लोप्रोपिल कार्ब कैटायन। इस एक फ्री रेडिकल के क्वेश्चन में देखिए, इसके अंदर साइक्लिक वाले फ्री रेडिकल हैं। अब साइक्लिक वाले के अंदर भी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? देखिए ये फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे है उस कार्बन से डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन है, मीन ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्टली 2 ही कार्बन है, मीन ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन से 2 ही कार्बन, ये भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री के अंदर मोर स्टेबल 3 डिग्री वाला होता है, आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मोर स्टेबल 3 डिग्री, चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे आपका फ्री रेडिकल हो। इसके अंदर आप 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल है, इसके अंदर 2 डिग्री वाला है। बट यहाँ देखिए फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीन यहाँ रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, मीन ये 3 डिग्री भी है प्लस रेजोनेंस भी है, बट ये 2 डिग्री है प्लस रेजोनेंस भी है। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, एच इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब रेजोनेंस जिसमें जितना ज्यादा, रेजोनेंस दोनों में इक्वल है, मीन रेजोनेंस के तरीके से तो ये दोनों स्टेबल है। बट ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री वाला, और रेजोनेंस वाले हमेशा नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें देखिए NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? NO2 कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, -I इफेक्ट। कार्बन से ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, -I इफेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमेशा +I इफेक्ट। इसके अलावा ये डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के कार्बन के आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन, मीन अल्फा H भी है तो H इफेक्ट भी लगेगा। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल बॉन्ड और फिर अल्फा H हो तो हमेशा आपका H इफेक्ट लगता है, क्योंकि H इफेक्ट भी क्या होता है? विदाउट बॉन्ड रेजोनेंस, मीन ये भी रेजोनेंस ही है, इससे भी मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, बट इस बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विदाउट बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर-नाथन इफेक्ट। अब इसमें -I के अलावा ये नाइट्रोजन है, हमेशा -R इफेक्ट शो करता है, इसमें लोन पेयर है, मीन ये +R इफेक्ट शो करेगा। अब आपको पता है -I -R नेगेटिव पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल है, मीन इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो इनके पास जितने डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस वाले बढ़ेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। ये माइनस वाले हैं, इसमें माइनस वाला कोई नहीं, मीन ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर जो है वो भी इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इसके बाद में देखिए ये न्यूट्रल है, RHI, इसमें प्लस वाले हैं, इसमें भी प्लस और माइनस वाले हैं, लेकिन जब प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज में इफेक्ट हो तो जो डोमिनेंट रहेगा उसी की चलेगी। देखो RHI में से RI के ऊपर डोमिनेंट है, मीन इस R की चलेगी, यहाँ I कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो अकॉर्डिंग R के अकॉर्डिंग ऑर्डर H और I पर R डोमिनेट होता है, तो ये सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया। इसके ऊपर H इफेक्ट भी लग रहा है, I इफेक्ट भी, तो ये इस पे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसलिए ये इससे ज्यादा स्टेबल। अब ये इससे ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि ये तो इसको अनस्टेबल और कर रहे हैं, इसको तो कोई अनस्टेबल करने वाला तो नहीं है ना, इसलिए ज्यादा इससे स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये निकल। ये सेम कार्ब कैटायन का निकलेगा अगर यहाँ कैटायन लगा देंगे। इसमें देखिए ये नीट के अंदर आया हुआ है आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा, कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो ये कार्ब कैटायन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, मीन ये 1 डिग्री वाला है, ये कार्ब कैटायन डायरेक्टली 1 ही से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री है, क्योंकि आगे तो ऑक्सीजन है।
ये कार्ब कैटायन है, ये वाला कार्बन, यहाँ इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन में, ये 2 डिग्री वाला। पहला तो इसकी डिग्री डिसाइड की। इसके बाद में देखो इसके अंदर ये कार्ब कैटायन सिंगल फिर लोन पेयर मीन यहाँ पे रेजोनेंस होगा, कार्ब कैटायन सिंगल फिर लोन पेयर मीन यहाँ रेजोनेंस होगा। तो यहाँ रेजोनेंस है, प्लस आर है, लोन पेयर वाले प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए इसमें ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन CH3 और ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी होगा। यहाँ ये CH3 का प्लस आई और इधर वाले CH3 का प्लस आई, तो इसका मतलब इसमें प्लस आई होगा, लेकिन कितना होगा 2 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, मतलब प्लस आई से ज्यादा है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। स्टेबल इनमें कौन सा होगा ज्यादा, लेकिन इसमें भी प्लस आई है, इसमें भी प्लस आई है। मेन इससे तो ये तो दोनों के अंदर कॉमन है, बट इसमें प्लस आर इफेक्ट है, इसमें प्लस आर इफेक्ट भी है, मीन ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। वैसे भी आर इफेक्ट आई और एच से ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसके बाद में देखिए इसके अंदर आर आई है, इसके अंदर भी आर आई है, बट आर इफेक्ट तो दोनों में कॉमन है, आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, मीन ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल ये। ठीक है, इस तरीके से कार्बोकैटायन की जगह फ्री रेडिकल होता है, यहाँ डॉट होता तो भी ऑर्डर यही होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जितने डोनेटिंग ग्रुप मीन एल्काइल ग्रुप प्लस आई वाले जुड़ेंगे, रेजोनेंस ज्यादा होगा, एच इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी इनकी बढ़ेगी, माइनस वाले स्टेबिलिटी घटाएंगे। इतना सा ध्यान रखना है आपको। बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मीन माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। माइनस आई तो सभी में है, इसमें नहीं है, ये न्यूट्रल है। NO2 है, हमेशा माइनस आर इफेक्ट शो करता है। ये लोन पेयर वाला प्लस आर शो करते हैं, लोन पेयर प्लस आर, लोन पेयर प्लस आर। जब भी ये अपोजिट चार्ज वाले इफेक्ट आ जाएं तो डोमिनेंट ऑर्डर देखो आर, एच और आई। बताओ आर और आई में डोमिनेंट कौन, आर, मीन यहाँ आर के अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा। आर और आई में डोमिनेंट कौन, आर, तो आर के अकॉर्डिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ आर और आई में आर डोमिनेंट, यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, मीन दोनों का काम एक ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अपोजिट हो, चार्ज अपोजिट हो, एक विड्रॉइंग एक डोनेटिंग, तो जो ऑर्डर है उसमें जो डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। अब इसके अंदर देखिए NO2 के अंदर माइनस वाले हमेशा कैटायन और जो फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी माइनस वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब जो कुछ है वो भी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। इसके अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मीन माइनस आई। क्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माइनस आई। और इसके अलावा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन माइनस आई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, माइनस आई। इसके अलावा लोन पेयर है, प्लस आर भी है या एम भी है, आर एम एक ही लिख सकते हो आप, आर या एम एक ही बात है। और ऑक्सीजन लोन पेयर है, मीन ये प्लस आर भी है, लोन पेयर है प्लस आर भी, ठीक है। बट ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो डोमिनेंट, आपको डोमिनेंट ऑर्डर देखो, आर और आई में डोमिनेंट आर है तो आर के अकॉर्डिंग ऑर्डर चलाएंगे जब अपोजिट चार्ज हो, माइनस और प्लस। माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, दोनों का काम एक ही है, तो आपको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, दोनों का ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें डोमिनेंट, इसमें दोनों का सेम ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर भी इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मीन इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा। इसमें देखिए केवल हैलोजन के केस में, ये आपको ध्यान रखना, जब भी हैलोजन हो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो हैलोजन के केस में वैसे तो इसके अकॉर्डिंग आर आई से ज्यादा डोमिनेट है, बट हैलोजन के केस में आर से आई ज्यादा डोमिनेट होता है। मीन चलेगी किसके अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे केवल हैलोजन के केस में माइनस आई के अकॉर्डिंग, मीन यहीं पे है माइनस आई वाला और कहीं माइनस आई यहाँ है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट यही चलेगा क्योंकि यहाँ हैलोजन नहीं है, तो डोमिनेंट आर है, मीन प्लस वाला है। प्लस वाले हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, मीन ये तो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसके पास कोई माइनस आई वाला है, सबसे ज्यादा माइनस आई वाला ज्यादा है, अनस्टेबल होगा कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल के अंदर। माइनस आई है क्योंकि हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेंट मानते हैं, इसलिए माइनस आई मीन ये भी अनस्टेबल है। यहाँ न्यूट्रल है, ये इससे तो बेटर है, कम से कम कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है इससे। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस आई वाले से ज्यादा प्लस आर वाला, मीन देने वाले हैं प्लस प्लस,
लेकिन OH वाला जो ग्रुप है वो रेजोनेटिंग पावर इसका ज्यादा होता है OH का, इसलिए जिसका रेजोनेटिंग पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें कार्बोकैटायन के बीच स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये IIT आपके मेन के अंदर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहां पे ये 1 और 3rd पोजीशन हमेशा मेटा होती है, 1 और 4 पैरा होती है आमने सामने, और पास वाली 1, 2 पोजीशन ऑर्थो होती है। यहाँ पे देखिए कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा है, मीन -I है, इसमें भी -I है और इसमें भी -I। इसके अलावा NO2 ग्रुप हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करता है, -R या फिर -M इफेक्ट, ये वाला भी -R और यहाँ पे भी मीन तीनों के अंदर सेम है, बट मेटा पोजीशन पे कभी भी -M या -R इफेक्ट नहीं होता। बेंजीन रिंग की केवल ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर ही रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब इसके अंदर ये इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा, तो इसको तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ये वाला तो हो ही नहीं रहा, -I है। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, स्टेबल वो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसको मिल पा रहे हैं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। यहाँ पे तो ये -I के द्वारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे देखो -I और -R से ले रहा है, और -R तो इससे भी ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब इससे भी ज्यादा पावरफुल तरीके से इससे खींचा जा रहा है, और इसमें -I -R इसमें मतलब इसमें भी खींचा जा रहा है। लेकिन जो ये I फैक्ट है ना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन डिस्टेंस जितनी, ये इसके पास में है, डिस्टेंस जितनी कम होगी I फैक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी I फैक्ट उतना कम लगेगा। मीन I फैक्ट इसमें और इसमें देखें तो I फैक्ट इसमें ज्यादा लग रहा है, राइट, इसमें ज्यादा लग रहा है, लेकिन लग कौन सा रहा है, -I वाला, और -Y वाला इससे भी पावरफुल, -I -R R तो कॉमन हो गया, लेकिन -I वाला डिस्टेंस पे, ये वाला पास से, ये तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये वाला हो गया। इसके बाद में ये दूर है, मीन जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उतनी ज्यादा I इफेक्ट कम होगा, तो इसका इफेक्ट इसकी बजाय इस पर कम लगेगा, तो ये इससे तो थोड़ा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन तो ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर रहा है, बट टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां -R तो है नहीं, केवल -I है, लेकिन यहाँ R भी तो है, इसलिए ये वाले ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ -I ही है। इस इफेक्ट में देखें, इसके अंदर ओनली -I है, क्योंकि मेटा पे कभी भी ये मेटा पे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इफेक्ट मेटा पे नहीं होता। -I है यहाँ पे, इसलिए ये तो -R से भी खींच रहे थे, -R इनसे डोमिनेट होता है, इसलिए -I लगने के कारण ये इनसे तो बेटर है, मीन इनसे ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट देखिए एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सभी के अंदर। अब कौन ज्यादा स्टेबल, पहले ही बता दिया था, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वो ज्यादा, चाहे एनाइन हो चाहे कैटायन हो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सभी इंटरमीडिएट के लिए इक्वल है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसमें एक में 3 होते हैं, तो 3 के अंदर कितनी होगी, 9, और एक ये है, टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। और इसमें कितनी होंगी, इसमें एक में 3 है, तो 2 में कितनी होंगी, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें ओनली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बेंजाइलिक है, ये एलाइलिक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, तो ये यहाँ भी ले लेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और अब इसके अंदर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो चाहे कार्ब कैटायन हो, एनायन हो, फ्री रेडिकल हो, सभी के अंदर यही ऑर्डर था, ये ज्यादा है, फिर ये, जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये कार्ब कैटायन फ्री रेडिकल का अपोजिट हो गया, ये 1 डिग्री है, ये इथाइल 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। वहां 3 डिग्री वाला 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा है, 1 डिग्री वाला इथाइल वाला मिथाइल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां वो क्या थे, कार्ब कैटायन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। ये तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, मीन वो उनको इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑलरेडी उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला 1 डिग्री, इसके अंदर तो देखो प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे देंगे तो ये अनस्टेबल हो गया, तो इसलिए इससे ज्यादा तो ये बेटर है। फिर इसमें देखो दोनों तरफ से एच भी इफेक्ट भी है, अल्फा एच भी है, 6 अल्फा एच, और इसके अलावा इसके अंदर आई इफेक्ट भी है दोनों तरफ से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच
क्राउड बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ देखो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं प्लस आई के द्वारा, इसके अलावा 9 अल्फा एच है, अल्फा 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 एक के 3 है तो 3 के ऊपर 9 अल्फा एच है, मीन एच इफेक्ट भी ज्यादा है और आई इफेक्ट भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चारों तरफ इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल 3 डिग्री होगा। एनाइन का ऑर्डर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एनाइन और कार्ब कैटायन फ्री रेडिकल के अंदर। कार्ब कैटायन फ्री रेडिकल के अंदर ये ज्यादा था, ये कम था, फिर ये कम था, ये कम था, लेकिन यहाँ अपोजिट है, ये सबसे कम हो गया, वहां ये सबसे ज्यादा था, डिग्री के अंदर ये सबसे ज्यादा था, यहाँ डिग्री के अंदर ये सबसे कम होगा। बाकी यहाँ तक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां तक ऑर्डर सेम है तीनों के अंदर। तो गाइज आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इंटरमीडिएट से स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने उनके ऊपर डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।